हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पहले ही अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है शिक्षा में मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया। और प्रिंट मीडिया को हमने पहले ही पढ़ लिया है 3rd चैप्टर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो हम देखते हैं कि मास मीडिया क्या है। तो मास मीडिया, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है शुरू में, मास मीडिया। तो सबसे पहले हम मास मीडिया को देखते हैं। मास मीडिया से तात्पर्य उन मीडिया प्रौद्योगिकियों से है जिनका उपयोग व्यापक यानी कि बड़े आकार में दर्शकों तक सूचना या फिर सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। मास मीडिया का मुख्य कार्य टेलीविज़न, फिल्मों, विज्ञापन, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न संदेशों को प्रसारित करना है। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन सभी माध्यमों को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की जानकारी, समाचार, मनोरंजन आदि को सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। और इसमें टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि शामिल होते हैं। यानी जिन भी समाचार को, मनोरंजन को, हमारे सूचनाओं को हमारे तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके पहुंचाया जाता है, वही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है। मीडिया को ही माध्यम ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के बारे में ही पढ़ना है, तो इसलिए हमने ये अपने एग्जाम्पल में रखा है। अगला है हमारा डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया को हम हिंदी में अंकीय माध्यम भी बोलते हैं। अंकीय माध्यम उन सभी माध्यमों को कहते हैं जो कि मशीन द्वारा पढ़े जाने योग्य कोडिंग में बनाए गए हैं। और डिजिटल माध्यम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कि कंप्यूटर द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, वितरित किए जा सकते हैं और परिवर्तित यानी इसमें कोई बदलाव भी किया जा सकता है। और इसे संरक्षित यानी स्टोर भी किया जा सकता है ना। यानी डिजिटल माध्यम क्या है, जिनको मशीन के द्वारा पढ़ा जाता हो, यानी जिसमें मशीन का ज़्यादा उपयोग किया जाता हो, वह डिजिटल माध्यम है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न और फिल्में। तो यहाँ पे हमें 3 टॉपिक को क्लियर करना है कि इन सब की शिक्षा में क्या महत्व है और ये हैं क्या, ठीक है। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में। तो रेडियो क्या है? रेडियो सबसे पहले रेडियो कहाँ से आया, कैसे आया, तो रेडियो के बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप लोग पूरी बुक में बहुत बार रेडियो के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अगर ये नहीं लिख पाते हैं तो कुछ आपको जो याद है आप वो लिख दीजिए बस रेडियो के बारे में, ठीक है। लेकिन बस वो ठीक होना चाहिए। सबसे पहले रेडियो प्रसारण 1915 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों द्वारा समाचार प्रसारित करने के लिए किया गया था। और 1920 में पीटर्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था, है ना। और भारत में कोलकाता में रेडियो क्लब पहला शौकिया रेडियो क्लब था, जिसको कि नवंबर 2023 में अपना कामकाज करना शुरू कर दिया था इसने। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो को 1946 में सूचना प्रसारण विभाग में स्थानांतरित कर दिया था, यानी कि बदल दिया गया था। अगला है कि हमारा शिक्षा में रेडियो की भूमिका क्या है। मुख्य रूप से यहाँ पे 3 भूमिका बताई गई है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का करके पूछता है, तब तो हमें टेलीविज़न, फिल्में और रेडियो तीनों का बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हमें रेडियो पूछ रहा है तो हमें ज़्यादा बताने पड़ेंगे। तो हमारे मुख्य रूप से 3 क्या हैं, तो सबसे पहला है हमारी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करवाता हमें। दूसरा है कि ये लागत प्रभावी लागत इसकी कम है ना, लागत प्रभावी है, कम लागत में उपलब्ध हो जाता है। और तीसरा इसका ये है कि यह शैक्षिक आदानों तक पहुंच में सुधार करता है, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए, ठीक है। तो हमारा ये शिक्षा में भूमिका है। जो हमारे 3 मेन पॉइंट हैं यही हैं कि शिक्षा में रेडियो के उपयोग के मुख्य रूप से 3 लाभ हो सकते हैं। एक तो शैक्षिक गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार, और दूसरा है शिक्षा की लागत को कम करता है। तीसरा है शिक्षा का आदान
के आदानों की पहुंच में सुधार करता है, विशेष रूप से वंचित समूहों के लिए। इन्हें संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि कम उत्पादन लागत, यानी कि रेडियो जो है रेडियो कार्यक्रम कम उत्पादन लागत यानी कि कम पैसों में तैयार किए जाते हैं। और व्यास और शर्मा जैसे जो शोधकर्ता है उन्होंने शिक्षा में रेडियो कार्यक्रम की प्रभावशीलता को उद्धृत किया है। अगला है कक्षाओं में शिक्षक की कमी, यानी कि अगर किसी क्लास में शिक्षक की कमी है तो उसको पूरा करता है। रेडियो को उन विषयों को पढ़ाने का लाभ मिलता है जिन कक्षाओं में शिक्षकों की कमी या फिर अप्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, यानी कि जिनको जानकारी में थोड़ी कमी होती है। ठीक है। मल्टीग्रेड कक्षाओं के लिए लाभ, यानी कि मल्टीग्रेड कक्षाओं के लिए एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह छात्रों के एक समूह के लिए निर्देश प्रदान करता है, जबकि जो शिक्षक होते हैं वे दूसरे समूह के साथ काम करते हैं। यानी मल्टीग्रेड कक्षाओं के लिए लाभ, यानी अगर कोई बच्चा मतलब पढ़ के या फिर लिख के नहीं समझ पा रहा है तो वह सुन के उसे जल्दी से समझ में आ जाता है। जैसा कि हमें अगर कोई कहानी दादी नानी सुनाया करती थी तो फिर हमें बहुत जल्दी याद हो जाती थी, लेकिन अगर एक कोई पुस्तक दे दे और बोले कि इससे पढ़ लो तो वो चीज़ हमें बहुत देर में समझ में आती, कई बार तो 2-3 बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आती है। जैसे अगला है हमारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है रेडियो। तो जो हमारा देश है भारत, यहाँ पे बहुभाषी लोग रहते हैं, यानी कि अलग अलग राज्य की कुछ अपनी भाषाएं हैं और देश की अपनी मातृभाषा अलग है, तो इसीलिए बहुभाषी देश है हमारा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि जो अलग अलग क्षेत्र में उनके लिए अपनी भाषा को सीखना समझना ये बहुत ही अच्छा होता है। तो रेडियो जो है वो भारत जैसे देश में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने में भी विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जहाँ प्रमुख भाषा के साथ साथ कोई क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है ये कमज़ोर छात्रों के लिए एक सुधार उपकरण के तौर पे होता है, यानी कि वही जो कि बच्चा मतलब पढ़ लिख के सीख नहीं सकता है और वो सुन के उस चीज़ को अच्छे से समझ पाता है। तो शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम कमज़ोर छात्रों के लिए उपचारात्मक ट्यूटोरियल या फिर प्रतिक्रिया या फिर सुधार प्रदान करके पूरक शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी में दिखाया है कि रेडियो अधिक लागत प्रभावी है और इसका परिणाम पाठ्य पुस्तकों या फिर शिक्षा की तुलना में अधिक सीखने का प्रभाव है। अनुपलब्ध संसाधनों की कक्षा तक पहुंच, यानी कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम कक्षा तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वह रेडियो के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जैसे कि किसी प्रधानमंत्री का कोई भाषण हो गया या कोई संगीत जिसे हम सुनाना चाहते हैं, या कोई पहले से रिकॉर्ड की गई कोई प्रदर्शन वार्ता या फिर कोई नाटक की सामग्री है, तो हम उसको रेडियो के माध्यम से सुना सकते हैं बच्चों को, ताकि वो बच्चे जल्दी से उसको सीख सके, है ना। रेडियो जो है वो नए या फिर अनुपलब्ध संसाधनों को कक्षा में भी ला सकता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक भाषण, यानी कि कोई प्रधानमंत्री की कोई स्पीच या फिर मुख्यमंत्री की, बच्चों की बातें, संगीत कार्यक्रम या फिर पहले से रिकॉर्ड की गई कोई प्रदर्शन वार्ता। नाट्य के रूप में सामग्री प्रस्तुत करना छात्रों को दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों की पहचान करने में सक्षम बनाना। अगला है जो रेडियो है वो दूरस्थ शिक्षा को संभव बनाता है। ठीक है, यानी कि जो दूर दराज बैठे लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, उनको भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है रेडियो के माध्यम से। एक बच्चा दूर गांव में बैठकर भी रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, यानी ये हो गया दूरस्थ शिक्षा। यानी स्कूल अगर कक्षा की उपलब्धता नहीं है तो भी वो घर बैठे भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। रेडियो दूर से सीखने के कार्यक्रमों में उपयोग के लिए एक सुविधाजनक और व्यवहारिक माध्यम है और ज़्यादातर अन्य मीडिया के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रिंट माध्यम के साथ आमने सामने शिक्षण आदि में। इस प्रकार रेडियो ने दूरस्थ शिक्षा को संभव बना दिया है। रेडियो के माध्यम से एक कक्षा छात्रों को मुद्रित सामग्री के अध्यायों को समझने में मदद करती है और इग्नू द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक इंटरैक्टिव रेडियो परामर्श कार्यक्रम जैसे सुविधा छात्रों के बीच लोकप्रिय है। अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, यानी कि हमें
मतलब पारिवारिक रूप से भी शिक्षित करता है, और एक तो स्कूली शिक्षा हमें प्रदान करता ही है ना। यानी कि हमें परिवार के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए या फिर उनके कहना मानना चाहिए, इस तरीके से हमें सिखाया जाता है रेडियो पर। रेडियो जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में के बीच एक सेतु का काम करता है। वयस्क शैक्षिक और सामुदायिक विकास परियोजनाओं में मंच के सदस्य किसी कृषि या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर 30 मिनट के रेडियो कार्यक्रमों को सुन सकते हैं और फिर चर्चा कर सकते हैं कि अपने गांव में इसे अपनाने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न हमारा जो है, टेलीविज़न की शुरुआत में टेलीविज़न जो था वो सीमित संख्याओं में चैनल प्रदान करता था, है ना, जो कि विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे कि शिक्षा, मनोरंजन, समाचार आदि प्रदान करता था। लेकिन समय बीतने के साथ ही और प्रगति के साथ ही आज टेलीविज़न कई चैनल प्रदान करता है, जो कि विभिन्न प्रकार की विभिन्न सामग्री प्रदान करता है। आजकल टेलीविज़न अलग अलग चैनल प्रदान करता है, जो कि दर्शकों के अलग अलग समूह को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि सिनेमा के लिए अलग चैनल है और समाचार के लिए अलग चैनल हैं, दैनिक धारावाहिक के लिए अलग से, बच्चों के मनोरंजन के लिए जैसे हम कार्टून्स वगैरह देखते हैं वो अलग है, खाना पकाने के लिए आते हैं कई बार हमारे अलग हैं, वो वन्य जीव के लिए चैनल प्राकृतिक है ना, और यात्रा चैनल अलग से आते हैं, कुछ आस्था पे चैनल आते हैं, है ना, यानी कि जो बोल सकते हैं कि हमें पूजा पाठ वगैरह के बारे में बताती हैं, भविष्यवाणी, मतलब कभी कभी वो सब भी दिखाते हैं ना, आज का राशिफल, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चैनल निकाल रखे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जब हमारी उपकरणों की कमी हुआ करती थी। शिक्षा में दूरदर्शन की भूमिका है, तो क्या भूमिका है इसकी, तो इसमें 2 बताए गए हैं, स्वयं प्रभा और ई विद्या। लेकिन हमने जो यहाँ लिख रखा है इसमें हमें 2-3 पॉइंट और मिलेंगे, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है विभिन्न प्रसार भारती और दूरदर्शन प्रकाशनों के अनुसार भारत में सार्वजनिक टेलीविज़न का उद्देश्य सबसे पहला है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है दूरदर्शन के माध्यम से, है ना। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक कल्याण को विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ठीक है, मतलब अपने समाज का विकास करने के लिए एक तरीके से बढ़ावा देता है, ये बोल सकते हैं। लोगों के वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है। तीसरा हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाता हमारे अंदर। और 5वां हमें बताया गया है कि कला और संस्कृति विरासत को प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो हमें कला और संस्कृति हमें विरासत में मिली है। जैसे बोला जाता है कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट तो हमारे ऊपर हो गए, और इस प्रकार ही शिक्षा में टेलीविज़न की भूमिका को सामने लाता है। ऐसा ही मैंने जो अपनी बड़ी वीडियो बनाई है, 1 वीडियो ऑल सिलेबस के नाम पे, उसमें मैंने इन पॉइंट्स को बता रखा है अच्छे से। और इसके बाद भी हम अगर छोटा पड़ रहा है क्वेश्चन तो हम ये स्वयं प्रभा और ई विद्या को भी डाल देंगे उसमें। तो स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा एक तरीके का DTH चैनल है जो हम मतलब टीवी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और PM ई विद्या में हम डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। बस इतना ही अंतर है दोनों में, और आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये पता रहना चाहिए दोनों में लिखना क्या है। तो स्वयं प्रभा में हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम समझ सकते हैं, और जो हमारा PM ई विद्या है वो हमारा डिजिटल माध्यम के जरिए हमें शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है, ठीक है। तो स्वयं प्रभा में आज जो है वो स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है, जो कि GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24 घंटे 7 दिन के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित है। और यह हर दिन में 4/8 घंटे की नई सामग्री को प्रसारित करता है, जिसे एक दिन में 5 में से 3 बार दोहराया जाता है, और जिससे कि छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने की अनुमति मिलती है। यानी कि 3 बार अगर कोई भी चीज़ 3 बार प्रसारित की जा रही है, तो अगर वो हमारे समय टाइम टेबल में से किसी भी मतलब हमें समय खाली मिल रहा है तो हम उसे एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वो 3 बार दोहराया जा रहा है एक ही चीज़।
और यदि किसी बच्चे के पास समय है तो वो रिवीजन के तौर पे भी उसे 2 बार 3 बार देख सकता है। ठीक है, इसके चैनल गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं और उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा पर सामग्री NPTEL और IIT UGC CIC और IGNOU जैसे विभिन्न राष्ट्रीय निकायों द्वारा प्रदान की जाती है। इन्फ्लीब्लिंट केंद्र इसके वेब पोर्टल का रखरखाव करते हैं। PM ई-विद्या इनोवेशन में क्या है, जो PM ई-विद्या है वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार के डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तक मल्टी मोड है ना, अलग अलग प्रकार की तकनीक का प्रयोग करके एक्सेस की सुविधा के लिए एक अनूठा और अभिनव उद्यम है। PM ई-विद्या की विशिष्टता सभी के लिए इसकी व्यापक पहुंच के साथ निहित है, क्योंकि यह इंटरनेट, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, पॉडकास्ट और टीवी सहित रिमोट लर्निंग प्लेटफॉर्म के अपने मल्टी मोड सेटअप के साथ सभी के लिए शिक्षा सामग्री को पूरा करती है। PM ई-विद्या की प्रमुख पहलों में एक है 12 ई-विद्या, जिसमें कि 1 से लेकर 12 तक 1 क्लास 1 चैनल के नाम से इसे की लाइन पर आधारित है। और 12 ई-विद्या DTH चैनल उन दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां पर स्थिर इंटरनेट उपलब्ध होता है। और ये चैनल NCERT और इन अन्य एजेंसियों जैसे CBSE, KVS, रोटरी आदि द्वारा विकसित पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक सामग्री को प्रसारण करते हैं। और वीडियो सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में विकसित की गई है। और इन वीडियो सामग्रियों को QR कोड से स्कैन करके हम दीक्षा ऐप पोर्टल पर भी जाया जा सकता है। ठीक है, अगला है हमारी फिल्में। भारत में फिल्मों का इतिहास देखा जाए तो 1913 से लगाया जा सकता है, जब दादा साहेब फाल्के की पहली पिक्चर आई थी हमारी राजा हरिश्चंद्र, जो कि पहली मूक फिल्म थी और रिलीज हुई थी। और मूक फिल्म का जो युग के दौरान ये हमारा 1896 से लेकर 1930 तक चला। इसके दौरान विभिन्न शैलियों की 1000 से अधिक यानी कि 1300 हमारी बताई गई हैं। 1000 से अधिक मूवीज़ आई थी, फिल्में बनी। और द मेलोडी ऑफ लव जो थी हमारी 1929 में बनी। उसके द्वारा भारत में प्रदर्शित टैकीज युग को गति प्रदान की गई थी। और पहली भारतीय बोलती फिल्म आला मारा थी, जो कि 1931 में निर्देशक अर्देशी ईरानी द्वारा बनाई गई थी। और फिर फिल्म जगत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और शिक्षा के क्षेत्र में फ़िल्मों की भूमिका क्या है, तो फिल्में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और हम में से अधिकांश लोग आनंद के लिए फ़िल्में देखते हैं, लेकिन ये छात्रों को कक्षा के माहौल के बाहर स्कूली सामग्री को समझने में मदद करने के लिए महान शैक्षिक साधन भी हैं। और शिक्षा में संसाधनों के रूप में फ़िल्मों के उपयोग निम्नलिखित हैं। तो दृश्य सीखने वाले, पहला हमारा ये है कि दृश्य सीखने वाले बच्चों के लिए फ़िल्में जो है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं, यानी कि जो बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है वो दृश्यों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से चीज़ों को जल्दी से सीख जाता है। अगला है हमारा छात्रों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, यानी कि अलग अलग नज़रिए से देखने की अनुमति देता है छात्र को कि दुनिया में लोग किस तरह के लोग हैं और वह कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी कि गांव के लोगों की स्थिति, उनके प्रति अपनी धारणा, है ना, यानी कि उनके बारे में एक अपना नज़रिया बना पाता है छात्र जो है। अगला है हमें पर्यावरण के प्रति और सामाजिक मुद्दों के प्रति सजग करते हैं, मतलब समझने में मदद करते हैं। यानी हमें कई बार फिल्मों के माध्यम से बताया जाता है कि पर्यावरणीय चिंताएं क्या हैं और सामाजिक मुद्दे क्या हैं। जैसे कि हमने पर्यावरण के प्रति भी बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं और जिसमें कि हमें पानी के बचाव के बारे में बताया जाता है और मतलब कैसे जंगलों का नाश हो रहा है। तो उससे, जैसे कि अभी हमारी 2.0 आई थी, तो उसमें बताया जा रहा था कि इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग करने से किस तरीके से
हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है जीव संसाधन जो है मतलब बिगड़ता जा रहा है, हमारे पंछियों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। और ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जैसे हमारी मदर इंडिया बताई गई है ना, इस तरीके की फ़िल्मों के माध्यम से हमें सूचित किया जाता है कि हमारे समाज में आखिर हमारे पर्यावरण में आजकल हो क्या रहा है, उससे हमें समझने में मदद मिलती है। अगला है ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में सहायता प्रदान करती है, यानी ऐसी कोई फिल्म जिसके माध्यम से हमें ऐतिहासिक रूप से मतलब समझने में मदद मिलती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सेविंग प्राइवेट रायन जैसी जो फिल्में हैं वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताती हैं, और लेस मिजरेबल्स जो हमारी एक फ़िल्म है वो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताती है। मतलब ऐसी कोई फ़िल्में बना दी जाती हैं जो कि उसके माध्यम से हम द्वितीय विश्व युद्ध को या फिर फ्रांसीसी क्रांति जैसे मुद्दों को समझने में हमें आसानी होती है। अकॉर्डिंग टू हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, ठीक है। और विशेष शैली और अवधारणाओं को समझने में मदद करती है, यानी अलग अलग भाषा के लोग, उनका कल्चर कैसा है, वो कैसे अपना वो करते हैं, कि उनको समझने में हमें फ़िल्मों के माध्यम से ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे अगर हमें कोई भोजपुरी सिखा रहा हो तो हमें नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर वही हम पिक्चरों के माध्यम से देखते हैं तो फिर हमें उनका चाल ढाल मतलब कि पूरी तरीके से उनकी विषय और शैली दोनों चीज़ समझ में आ रही होती है, ठीक है। भाषा अधिग्रहण में मदद करता है, यानी कि अगर कोई हम भाषा सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मैं हिंदी बोल रही हूँ और मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, तो इंग्लिश के लिए मेरे को कई प्रकार से, एक बार हम अगर फ़िल्म देख लेते हैं, वो सेंटेंस बोल रहा है कि तुम जाओ आओ, तो हमें समझ में आ रहा होता है कि हाँ भाई इंग्लिश में बोल रहा है, मतलब यही बोल रहा होगा। अगर हम उसका एक्ट भी तो देख रहे हैं कि वो बोल रहा है उसके बाद वो आ रहा है, इसका मतलब है उसको बुला रहा होगा तभी तो आ रहा है, तो हमें समझने में कई बार मदद करता है। और नहीं कर रहा होता है तो हम उसको सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब कि एक तरीके से अपना हम लोग ज़्यादा जितना अनुसरण करेंगे उतना हमें अच्छा होगा सीखने के लिए, और उसको हमें लागू भी करना चाहिए, लोगों के साथ हमें बोलना चाहिए, भले से ही गलत हो, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, ठीक है। इस तरीके से हमें भाषा अधिग्रहण में भी मदद करता है, यानी कि नई भाषा सीखने में मदद करता है हमारी, ठीक है। अगला है हमारा इंटरनेट। डिजिटल मीडिया में हम आ चुके हैं, अब हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट और वेबसाइट्स है ना, वेब बोलते हैं जिसे हम www वर्ल्ड वाइड वेब है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तकनीक 0S से लेके 1S के स्ट्रिंग्स के रूप में डेटा जनरेट करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और ट्रांसमिट करती है। इसमें से प्रत्येक अंक बीट होता है, ठीक है। इस तकनीक से कोई भी इन फाइलों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कॉपी कर सकता है। डिजिटल जानकारी दर्शकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री में हेरफेर करने और प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है। इस प्रकार हम एनालॉग युग को छोड़कर डिजिटल इंटरैक्टिव मीडिया के युग में प्रवेश कर रहे हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ ही कंप्यूटर का आकार काफ़ी कम हो गया था और लोगों के घरों में और कार्यालयों में इसका उपयोग करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर उपलब्ध थे, और कंप्यूटर का उपयोग गेम खेलने के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए और स्प्रेडशीट के लिए किया जाता था। और लेकिन कंप्यूटर दुनिया में कहीं और अन्य कंप्यूटरों को डिजिटल जानकारी भेजने के लिए सुसज्जित नहीं थे। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना स्थानांतरित करने के लिए एक फ्लॉपी हुआ करती थी, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव का उपयोग किया जाता था। और फिर मॉडेम का आविष्कार हुआ, ठीक है। मॉडेम एक होगा इनका मतलब कुछ आविष्कार के साथ ही, और इसमें दुनिया भर के जो लोगों के साथ चैटिंग करना, वीडियो गेम खेलना जैसी ऑनलाइन जो गतिविधियाँ हुआ करती थी उसे संभव कर दिया है ना, मॉडेम के आविष्कार के साथ ही। अगला है शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका क्या है, यानी इंटरनेट का शिक्षा में क्या महत्व है। ये हमारा कई बार आ जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। छात्रों के लिए शिक्षा में इंटरनेट के महत्व का मतलब है कि यह उनके लिए चीज़ों पर शोध करना और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले कंटेंट को फिर से सीखना आसान बनाता है। लोग अपनी ज़रूरत और रुचि के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के कई फ़ायदे हैं।
इनमें से कुछ हैं जैसे कि लागत प्रभावी सस्ती शिक्षा होती है, यानी इंटरनेट में एक तरीके से हमें गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा मिल जाती है और कम कीमत पे, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे कोचिंग्स में जाके ज़्यादा पैसे दे के अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भीड़ होने के नाते वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए सस्ती और अच्छी शिक्षा है एक तरीके से। अगला है हमारा छात्र शिक्षक और सहकर्मी बातचीत, यानी कि हम टीचरों के साथ एक मतलब खुले मिजाज के हो जाते हैं और हम बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे अपने मतलब अपनी बात, अपना पक्ष रख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है हमें प्रभावी शिक्षा और सीखने के उपकरण, यानी कि एक तरीके से प्रभावी शिक्षा इसलिए होती है क्योंकि हमें अलग अलग प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके हमें सिखाया जाता है, मतलब किसी वीडियो क्लिप के माध्यम से सिखाया जा सकता है इसमें, है ना। प्रभावी कब होता है? जब हमें उसको सीखने में आसानी हो रही है ना, मतलब वो चीज़ हमें एक बार में समझ में आ जा रही है, यानी कि हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से जब भी पढ़ते हैं तो वो हमें चीज़ जल्दी समझ में आती है, मतलब पारंपरिक जो हमारा मीडिया हुआ करता था उसके मुताबिक, ठीक है। लिखित या फिर चौक से अगर हमें कोई बोर्ड पे हमें पढ़ा रहा है तो उसके मुताबिक हमें डिजिटल मीडिया में ज़्यादा समझ में आता है ना। तो इसीलिए एक प्रभावी शिक्षण माध्यम भी बन गया है। अगला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच, यानी आज ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि हम पहले ख़रीद नहीं पाया करते थे, या फिर उनको हम मतलब एक तरीके से उनका लाभ नहीं उठाया करते थे, मतलब उठाया क्या नहीं करते थे, मतलब अफोर्ड ही नहीं करते थे। तो आज जो है हमें यूट्यूब के माध्यम से वो सारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध हो जाती है फ्री में, और मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करके, और उसका हम लाभ भी उठा लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत ऐसे अच्छे हैं जो कि हमें एकदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं अलग अलग माध्यमों से, ठीक है। अगला है हमारा डिजिटल मीडिया के साथ सहभागिता, यानी हम जब डिजिटल मीडिया का प्रयोग कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम जुड़े होते हैं, उसका उपयोग करना आता है हमें, धीरे धीरे हम सीख रहे होते हैं कि हम कैसे मतलब इसका उपयोग करेंगे। और ऊपर से ये मतलब कि कागज़ की भी बचत करता है एक तरीके से। और जो कई हमारे मतलब आजकल ऐसे कई सशुल्क साइटें हैं जो कि शिक्षा संसाधन को प्रदान करती है और गुणवत्तापूर्ण में समृद्धि लाती हैं और आसानी से समझ में भी आ जाती हैं, है ना। यानी कि आसान से आसान तरीके से हमें उसे समझाने में मदद करता है डिजिटल मीडिया। अगला है आपको नवीनतम जानकारियों से अपडेट रखता है, यानी कि अगर समाचार पत्रों के मुताबिक हमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताबिक भी हम आजकल डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हमें नवीनतम जानकारी जो भी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है उससे अपडेट करता है। लेकिन इससे कई बार ये भी होता है कि हमें कई गलत जानकारी भी मिल जाती है, तो एक तरीके से ये इसकी आलोचना भी हो सकती है, क्योंकि कई बार जो हमें अपडेट किया जाता है वो गलत भी होता है और जिससे कि हमारे मतलब समाज में अस्थिरता फैल सकती है, ठीक है। मल्टीमीडिया के साथ सीखना मतलब कि अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग अलग प्रकार के इंटरनेट का उपयोग करके हम ट्यूटोरियल देख के सीखते हैं। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन से सीख सकते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे अलग और यूट्यूब पे अलग हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे मीडियाज़ का उपयोग करके अलग अलग प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा अब चैप्टर ओवर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना।